हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर की 4th यूनिट का एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन है, एकल स्टेजी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक की संरचना और कार्यविधि को समझाइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, और जो वो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें केवल एक एरो का अंतर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर एरो नीचे की ओर है, ओके। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एरो ऊपर की ओर है, मतलब अंदर की ओर है। बस इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी इसका चित्र जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निवेशी सिग्नल है, यहाँ पर भी निवेशी सिग्नल है, और यहाँ पर आधार है, यहाँ पर भी आधार दिया हुआ है, और यहाँ पर इमीटर है, ये बैटरी है। तो देख रहे हैं कि ये लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। इसमें केवल एक एरो का डिफरेंस होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। जैसे कि आप देख रही है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो मैं आपको इसके चित्र के बारे में बताती हूँ। ये जो पहला दिया हुआ है इसको हम आधार लिखा हुआ है, तो इसको हम आधार परिपथ कहते हैं, ये जो पूरा दिया हुआ है। और जो ये दिया हुआ है इसको हम संग्राही परिपथ कहते हैं, और इसको हम उत्सर्जक कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आधार और उत्सर्जक परिपथ में निवेशी सिग्नल लगा हुआ है, और आधार उत्सर्जक परिपथ के बीच में एक बैटरी ईबीबी लगी हुई है, ओके। और यहाँ पर जो संग्राही उत्सर्जक परिपथ है यहाँ पर बैटरी ईसीसी लगी हुई है, और संग्राही उत्सर्जक परिपथ में भी हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है, मतलब कि आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई सिग्नल आता है, तो यहाँ से सिग्नल जाने के बाद हमें यहाँ पर संग्राही उत्सर्जक परिपथ में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। हमें यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, तब निर्गत विभव हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो इमीटर दिया हुआ है उसका संबंध धरती से कर दिया जाता है। ये जो डॉटेड बनाई जाती हैं, इसका अर्थ होता है कि जो अर्थिंग पावर होती है, तो पृथ्वी से संबंध करने पर उसे अर्थिंग पावर मिल जाती है। और एक बात का और याद रखना है कि जब पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, तो इस बैटरी को याद करने के लिए, क्योंकि इन दोनों बैटरियों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसी कोई प्रोसेस तो है नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो पीएनपी है मतलब नेगेटिव, बीच वाले से याद रखना है कि जब नेगेटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर बैटरी पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब धन सिरा पहले आएगा, और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसे अल्प सिग्नल सीई प्रवर्तक कहते हैं। सीई यानी कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जब ये आधार वाला है तो इसमें ये उत्सर्जक वाले से ही कंप्लीट होता है, इसमें उत्सर्जक सेम है। और जो संग्राही परिपथ होता है इसमें भी उत्सर्जक सेम है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चित्र में ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्तक का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ क्यों है, तो मतलब उसका विधा में प्रवर्तक को प्रदर्शित किया गया है। तो अब है इसमें आधार बी क्या है, देखो यहाँ पर ये आधार बी है, और उत्सर्जक ई, और बैटरी द्वारा ईबीबी द्वारा जोड़ा गया है। आधार बी और उत्सर्जक ई, तो उत्सर्जक ई है, और जो ये वाला परिपथ है इसमें बैटरी ईबीबी दी हुई है, यही वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है अग्र अभिनति में तथा संग्राही को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी ईबीबी द्वारा पश्च अभिनति में रखा गया है। मतलब जो ये है, संग्राही परिपथ को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी ईसीसी लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। निवेशी प्रत्यावर्ती सिग्नल को आधार उत्सर्जक परिपथ में आरोपित किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो निवेशी सिग्नल है ये आधार और उत्सर्जक परिपथ में ये लगाया गया है, तथा निर्गत सिग्नल को संग्राही परिपथ में लोड प्रतिरोध RL लगाकर इसके सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। मतलब जो हमें निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है उसे संग्राही परिपथ में लोड प्रतिरोध लगाकर प्राप्त किया जाता है। अल्प निवेशी
प्रत्यावर्ती सिग्नल आरोपित करने से आधार उत्सर्जक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप संग्राही परिपथ में लोड प्रतिरोध RL से धारा IC बहने लगती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है आधार परिपथ में ये जो निवेशी सिग्नल दिया हुआ है, जैसे ही इसे परिपथ में आरोपित करते हैं तो जो ये लोड प्रतिरोध दिया हुआ है वहाँ से धारा IC प्रवाहित होने लगती। धारा IC का मान सप्लाई वोल्टेज ECC और लोड प्रतिरोध RL और ट्रांजिस्टर के संग्राही के उत्सर्जक तक विभव पतन VC पर निर्भर करता है। मतलब जो धारा IC का मान होता है, जो लोड प्रतिरोध से निकलती है धारा, उसका मान जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज ECC पर निर्भर करता है। मतलब ECC बैटरी पर निर्भर करता है। ठीक है, और फिर है लोड प्रतिरोध RL और ट्रांजिस्टर के संग्राही से उत्सर्जक तक विभव पतन जो होता है, मतलब ट्रांजिस्टर से संग्राही से उत्सर्जक तक जो विभव पतन होता है, मतलब यहाँ से ये जो लोड प्रतिरोध दिया हुआ है, संग्राही से उत्सर्जक तक जो विभव पतन होता है वो VC पर निर्भर करता है। अब निर्भर करने के बाद हमें यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा, और किरचॉफ का नियम हम संग्राही परिपथ में लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि संग्राही परिपथ में ये बैटरी ECC है और ये लोड प्रतिरोध RL है, धारा IC है और यहाँ पर VC है। तो V बराबर नॉर्मली RI होता है। तो हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का नियम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, किरचॉफ का नियम होता है बैटरी E1 प्लस बैटरी E2 बराबर R1 I1 प्लस R2 I2। मतलब इसे नॉर्मली हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। तो बैटरी V1 का मान जैसे कि हम देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, RL दिया हुआ है, RL, और I की जगह हम लिख सकते हैं ये IC प्लस। और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें दूसरा प्रतिरोध नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर V लिखा हुआ है, तो इसका मान V2 ही होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं VC। और यहाँ पर जो बैटरी दी हुई है इस परिपथ में वो है ECC, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ECC। चूँकि यहाँ पर एक ही बैटरी दी हुई है इसलिए हम इसमें एक ही बैटरी लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मान और ये मान बिल्कुल सेम आ चुका है। तो अब हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पर IC और RL, यहाँ पर BC का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा और प्लस ECC यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम RL को डिवाइड कर देंगे पूरे से, तो यहाँ पर आ जाएगा RL, यहाँ पर माइनस VC अपॉन RL प्लस ECC अपॉन RL। तो यहाँ पर IC के इक्वल में आएगा और इसे हम समीकरण 1 मान दे देंगे। जैसे कि अब आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, सॉरी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये लाइनिंग यहाँ पर इस ग्राफ में धारा IC और VC के बीच जो है वो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ये IC है और ये VC, तो IC और VC के बीच हमें यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इनपुट है। जब यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है तो हमें यहाँ पर ये इनपुट प्राप्त होता है। जब यहाँ से ये इनपुट जाता है तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, और यहाँ से ये यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे ये हमें यहाँ पर आउटपुट मिला हुआ है। वैसे ये ग्राफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी जब बड़े नंबरों में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें उनको बड़ा करने के लिए ग्राफ बना देते हैं, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो बाकी इसमें और कुछ समझाने लायक ज़्यादा है नहीं है, बाकी थ्योरी में मैं आपको आगे का बता दूंगी। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि IC और VC के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा AB प्राप्त होती है। मतलब जब आपने समीकरण 1 में IC और VC के बीच ग्राफ खींचा तो ये आपको एक सरल रेखा दिख रही होगी। ये यहाँ तक आई हुई है A और B। इसके बीच में हमें कुछ ये भी Q वर्ड्स भी दिख रहे होंगे, Q6 Q5, ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जिसकी प्रवणता या ढाल -1/I RL है।
यह सरल रेखा IC अक्ष पर ECC/RL अंतःखंड काटती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये IC अक्ष है और यहाँ पर जो अंतःखंड है वो यहाँ पर है यहाँ पर जो अंतःखंड है ये ECC/RL दिया हुआ है और VCC अक्ष पर जो अंतःखंड दिया हुआ है वो ECC है तथा यह सरल रेखा BC अक्ष पर ECC अंतःखंड काटती है। इस सरल रेखा AB को लोड लाइन कहते हैं। मतलब जो अभी हमने जो सीधी लाइन बताई थी जो ऐसे थी उसे हम लोड लाइन कहते हैं। समीकरण 1 से यह भी स्पष्ट है कि समीकरण 1 से IC का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब जो समीकरण 1 हमें मिला हुआ था ये रहा जो समीकरण मिला हुआ था ये समीकरण, तो IC का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पे दो राशियाँ ECC और VC अज्ञात है। मतलब जो समीकरण 1 था वहाँ पर ECC था और VC ये दोनों अज्ञात है, तो हम IC का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए IC और VC के मध्य एक संबंध और ज्ञात होना चाहिए। मतलब अगर हमें IC का मान निकालना है तो हमें IC और VC के मध्य एक संबंध और ज्ञात होना चाहिए, तब वो मान निकलेगा। इसीलिए CE विधा में ट्रांजिस्टर का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र लेते हैं। मतलब जब इसका मान नहीं निकलेगा तो हमें दूसरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने ये अभिलाक्षणिक वक्र लिया है। तो चित्र में CE विधा में ट्रांजिस्टर का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र प्रदर्शित है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र तथा लोड लाइन के कटान बिंदुओं से कार्यकारी बिंदु Q1, Q2, Q3, Q4 प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 ये 6 तक दिए हुए हैं, इन्हें हम कटान बिंदु या कार्यकारी बिंदु कहते हैं। निवेशी सिग्नल की अनुपस्थिति में इन बिंदुओं को Q बिंदु या शांत बिंदु कहते हैं। मतलब जब निवेशी सिग्नल आरोपित नहीं होता है तो यहाँ पर हम इन्हें Q बिंदु या शांत बिंदु कहेंगे। वर्ग A प्रवर्धक में अल्प आयाम के निवेशी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के लिए Q बिंदु का चयन लोड लाइन के लगभग मध्य में किया जाता है। मतलब जो वर्ग A प्रवर्धक है ये अभी इस यूनिट में तो नहीं है, यूनिट 3 में है। तो जब हम यूनिट 3 में जाएंगे तो हम इसके बारे में आपको बता देंगे। तो अभी बस याद रखिए कि वर्ग A प्रवर्धक में अल्प आयाम के निवेशी सिग्नल, मतलब जो अल्प आयाम के जो निवेशी सिग्नल होते हैं या वोल्टेज के लिए Q बिंदु जो मतलब वहाँ पर लिए गए थे, तो उनका चयन हमेशा लोड लाइन, जो ये लोड लाइन थी ये वाली, हमेशा मध्य में करते। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये Q1 से Q6 तक बिल्कुल बीच में इनको दिया गया है। बस यही बताया गया है कि इनको बीच में बिल्कुल मध्य में लिया गया है। अब निर्गत सिग्नल में परिवर्तन ठीक वैसे ही प्राप्त होंगे जैसे कि निवेशी सिग्नल में। मतलब जब अब हम इनका चयन कर लेंगे तो इसके बाद जो हमें परिवर्तन प्राप्त होंगे तो बिल्कुल मतलब जो निर्गत परिपथ में जो वोल्टेज प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, वो बिल्कुल निवेशी सिग्नल यानी कि इनपुट के जैसा ही प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता नाम था। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की सारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।